और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे ये पूरे मर्डर की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई और मामले सामने कब आए। 12 सितंबर ग्रेटर कैलाश में जिम के बाहर मर्डर हो जाता है। इसी तरह से दूसरी तारीख निकल करके सामने आती है और इसी के बाद ये डर और खौफ का जो साया है ये बढ़ता जाता है। इसके बाद आप समझिए ठीक 12 दिन के बाद और क्या होता है। 28 सितंबर को तिहाड़ में बंद गैंगस्टर दीपक का नाम सामने आता है इस पूरे मामले को लेकर। 20 अक्टूबर को जहांगीरपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, यानी ये पूरी प्लानिंग पहले ही रच ली गई थी। 20 अक्टूबर को गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो जाती है जबकि 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। 26 अक्टूबर को रानीबाग में कारोबारी के घर पर गोलीबारी होती है, एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग होती है। 31 अक्टूबर को शाहदरा के फर्श बाजार में डबल मर्डर हो जाता है, यानी आप समझिए 2 महीने के अंदर एक के बाद एक कितनी वारदातें सामने आती हैं और ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इनके पीछे वो कौन कौन से गैंग है जो शामिल है, इनका मकसद क्या है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे सृष्टि का। और अब बात कानपुर की। माँ बाप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को घर से दूर पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, ये सोचकर कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो जीवन में तरक्की कर पाएंगे। लेकिन कानपुर से जो खबर सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि कानपुर में कोचिंग कर रही एक बेटी के साथ महीनों तक रेप किया गया। और रेप करने वाले का जब आप नाम सुनेंगे तो आप गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के कानपुर में फिर एक बेटी दरिंदों के हवस का शिकार बन गई। हवस के दरिंदों ने महीनों तक बिटिया रानी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पूरा मामला क्या है अब आपको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सपनों की उड़ान भरकर एक नाबालिग छात्रा कानपुर में कोचिंग करने गई थी, लेकिन कोचिंग के दौरान ही 2 टीचरों ने छात्रा को बंधक बना लिया और फिर छात्रा के साथ बारी बारी से रेप किया। क्योंकि टीचरों के हवस की प्यास नहीं बुझी तो दोनों टीचरों ने दुष्कर्म के दौरान छात्रा का वीडियो बना लिया और फिर इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोनों टीचर कई महीनों तक छात्रा को ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाते रहे। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब टीचरों के रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर छात्रा ने घर वालों को आपबीती बता दी। फिर क्या था, मामला पुलिस तक पहुंचा और कल्याणपुर पुलिस ने टीचर शाहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल को हिरासत में ले लिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला इनमें से एक टीचर शाहिल सिद्दीकी तो वाकई में बड़े वाले गुरुजी हैं, क्योंकि शाहिल सिद्दीकी का पहले भी एक लड़की के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो चुका है और वो जेल तक जा चुका है। एक छात्रा के द्वारा कोचिंग में पढ़ने के दौरान अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी गई। इसमें जो 2 आरोपी हैं उन व्यक्तियों पर छात्रा के द्वारा दिए गए तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उस दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल दोनों टीचरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि जब शिक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो भला बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के लिए किस तरह से अब भ्रष्टाचार मुसीबत का सबब बनता जा रहा है चुनावों में, क्योंकि पहले उनके 2 करीबी कैसे उन पे आईटी की रेड पड़ी थी, आलमगीर आलम और संजीव लाल, और अब उनकी निजी सचिव को भी कटघरे में खड़ा कर लिया है आईटी ने। क्या है पूरा मामला और कैसे मुश्किलों में आ गए हैं हेमंत सोरेन, देखिए इस रिपोर्ट। नाम धीरज साहू, आईटी का छापा, मिला करीब 300 करोड़ के नोटों का पहाड़। नाम संजीव लाल, मंत्री आलमगीर का सचिव, ईडी का छापा, मिला करीब 35 करोड़ कैश। नाम सुनील श्रीवास्तव, आईटी का छापा, जांच जारी। नाम भले अलग हो, रेट भले अलग अलग जांच एजेंसियों की हो, जांच के खुलासे में रकम चाहे अलग अलग हो, लेकिन काम एक, वो है काली कमाई का कारोबार और केंद्र बिंदु भी एक, सीएम हेमंत सोरेन।
ये हम यूं ही नहीं कह रहे। झारखंड में एक के बाद एक हो रही छापे की कार्रवाई से ये साबित होता है कि काली कमाई के धन कुबेरों के तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जा मिलते हैं, जिसका उदाहरण आज एक बार फिर देखने को मिला जब सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिनका नाम सुनील श्रीवास्तव है, जिनके घर समेत 9 जगहों पर ईडी ने रेड की। इतना ही नहीं, सुनील समेत अन्य कई लोग भी ईडी की जांच के दायरे में आ गए। ये कोई पहला मामला नहीं जब झारखंड में काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा कसा गया हो। इससे पहले भी सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर कार्रवाई में करीब 35 करोड़ कैश बरामद किया गया था। इससे पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर हुई कार्रवाई में लगभग 300 करोड़ के नोटों का पहाड़ मिला था, जिनका कनेक्शन भी हेमंत सोरेन से पाया गया था। मगर अब चुनाव से पहले सीएम के निजी सचिव और करीबी के घर हुई इस कार्रवाई ने सोरेन की परेशानी को बढ़ा दिया, जिसकी काली कमाई की जांच की आंच सीएम सोरेन तक भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं धारा 370 के मामले को लेकर आपको बता दें, बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी को लेकर किस तरीके का घमासान मचा, वो तस्वीरें आपने देखी हैं और इसमें समर्थन लेकर कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर चल रहे हंगामे के बीच अमित शाह का यह कांग्रेस पर सबसे तगड़ा प्रहार है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अचानक से ही इस मुद्दे की गूंज चुनावी रैलियों में सुनाई देने लगी। योगी से लेकर अमित शाह तक और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया है। 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी का प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रस्ताव के समर्थन में है, जबकि बीजेपी विधायक इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर कई बार हंगामा, मारपीट की स्थिति भी पैदा हो गई, जिसके बाद अचानक ही यह मुद्दा देश में फिर से गूंजने लगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए खुद बीजेपी के बड़े नेताओं ने कमान संभाल ली है। योगी और मोदी ने राहुल गांधी एंड कंपनी को सीधा संदेश दिया कि अब 370 दफन हो गया है, जिसकी वापसी असंभव है। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। दरअसल मौका भले ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों का है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों को पूरी तरह से बेनकाब कर रही है, जो अब भी 370 के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। बीजेपी का सवाल है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को लागू करने से रोकना चाहता है विपक्ष। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए संविधान लागू करने का विरोध कर रहा है विपक्ष? 370 लागू कर अनुसूचित जातियों का आरक्षण वापस लेगा विपक्ष। देश में अलगाववाद की भावना का समर्थन करता है विपक्ष।
बीजेपी का संदेश क्लियर है। 370 की वापसी एक सपना है जो सपना बनकर ही रह जाएगी। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। बीजेपी के इन चुभते सवालों का जवाब कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी नेताओं के पास नहीं है। 370 की वापसी का झूठा सपना बेच रहे दल इस मामले पर गोल मोल जवाब देकर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार बार बार कहती थी आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात नॉर्मल हैं, लेकिन क्या ये हालात नॉर्मल हैं? ये तो और ज्यादा एबनॉर्मल है। कांग्रेस का हाल तो ये है कि वो ना तो खुद इस मुद्दे को उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी असंभव है, ये बात कांग्रेस भी जानती है, लेकिन वोट बैंक की सियासत विपक्ष को सच स्वीकार करने से रोक रहा है। कश्मीर विधानसभा में इसका समर्थन करने वाली कांग्रेस भी देश के दूसरे राज्यों में इसकी चर्चा से भाग रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी ताकत ऐसे अलगाववादी कानून की वापसी नहीं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।